नमस्कार दोस्तों। इससे पहले के वीडियो में हमने समझा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कि आखिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते क्या हैं, और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। तो देखिए किस तरीके से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, इसको समझना है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, इनर्शियल फ्रेम क्या चीज़ होती है। इनर्शियल फ्रेम, देखिए अगर दो फ्रेम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मैं बात कर रहा हूँ एक दूसरे के रेस्पेक्ट की, ठीक है। दो फ्रेम अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट की पोजीशन में है, या फिर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूविंग पोजीशन पे, मींस कि दो फ्रेम अगर मूव करेंगे सेम स्पीड से, ठीक है, या फिर दोनों के दोनों फ्रेम रेस्ट में होंगे, तो ऐसे फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है। क्योंकि अगर दो सेम स्पीड से मूव करेंगे तो ऑब्वियसली होगा क्या ठीक है, दोनों फ्रेम पे जो ऑब्जर्वर हैं वो एक दूसरे को रेस्ट की पोजीशन में पाएंगे, कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लीजिए एक बस है, ठीक है, ये एक बस है, इस बस के अंदर एक कोई पर्सन बैठा है, ठीक। अब यहाँ पे बाहर पे एक पोल है, और इस पोल के सामने दूसरा पर्सन खड़ा है, यहाँ पे दूसरा पर्सन खड़ा है। अब देखिए अगर ये बस रेस्ट की पोजीशन में है और ये पोल भी रेस्ट की पोजीशन में है, तो होगा क्या, ये जो दो ऑब्जर्वर हैं, यानी कि इसके अंदर जो पर्सन है और ये यहाँ पे जो पर्सन है, ये एक दूसरे को हमेशा रेस्ट की पोजीशन में पाएंगे, मीन्स दोनों रेस्ट में है। और इन केस सपोज करिए कि यहाँ पे पोल ना होके कोई दूसरी बस है, ठीक है, एक बस यहाँ पे है। अब देखो होगा क्या, ये वाली बस और ये वाली बस दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे, दोनों की स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है। तो होगा क्या कि इस बस के अंदर जो ऑब्जर्वर है और इस बस के अंदर जो ऑब्जर्वर है, दोनों हमेशा एक दूसरे को रेस्ट की पोजीशन में पाएंगे। तो ऐसे जो फ्रेम है, इन फ्रेम को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पे अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात करूँ, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में है क्या, हमने लेने हैं दो इनर्शियल फ्रेम, और दो इनर्शियल फ्रेम पे जो ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने इक्वेशंस बनानी है। जैसे एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन बनेगी, वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए, टाइम के लिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। यानी कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इक्वेशन को हमने क्या करना है, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक। कि जो इक्वेशन हमको इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मिलेगी, उस इक्वेशन को हमने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कन्वर्ट करना है। तो चलिए काम को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करूंगा, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है मैं समझा चुका था, तो इसमें मैं एक मोटा मोटा आप लोगों को रिव्यू दे दूं। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटना घटती है, तो उस घटना को घटने के लिए एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है, और वो जो बैकग्राउंड होता है उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं इस रूम पे अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये जो रूम है ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम करेगा। इस रूम के किसी एक कोने को ले लीजिए, ठीक है, उस कोने से एक एक्स एक्सेस बना लीजिए, एक वाई एक्सेस, एक जेड एक्सेस, और इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोग मान सकते हो। इसी तरीके से अगर कोई इंसान बस के अंदर बैठा है तो उस बस को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं, क्योंकि वो जो बस है वो बैकग्राउंड का काम करेगी, ठीक। तो किसी भी इंसिडेंट के लिए, किसी भी घटना को घटने के लिए एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है, और वो जो बैकग्राउंड होता है दरअसल उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल बात करूँगा। देखिए सबसे पहले मैं एक जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करूँगा, ठीक है। मान लीजिए ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स एक्सेस, ठीक है, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, और एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कुछ इस तरीके से, एक्स एक्सेस, सॉरी एक्स डैश इसको मान लेता हूँ, इसको वाई डैश मान लेता हूँ, और इसको जेड डैश मान लेता हूँ कुछ इस तरीके से।
तो बहरहाल हमारे पास ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं नाम देता हूँ एस, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नाम देता हूँ एस डैश। ठीक है, इसके लिए जो टाइम है उसको मैं टी मान लेता हूँ, और इसके लिए जो टाइम है उसको टी डैश मान लेता हूँ। तो फिलहाल देखेंगे कि टाइम में क्या अंतर पड़ता है। तो फिलहाल मेरे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा एस डैश वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब देखिए होगा क्या कि मैं किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पकड़ूंगा और इसको मूव कराऊंगा, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को या तो मैं रेस्ट में रहने दूंगा या तो मैं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी मूव कराऊंगा। ठीक है, तो अब किस तरीके से इक्वेशंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो यहाँ पे को हमारा पहला केस बनेगा, केस 1। देखिए इस केस में मैं क्या लेता हूँ कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश वाला, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा, मीन्स कि यहाँ पे को है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीधा आई को मूव करेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक फिगर मैं यहाँ पे को ड्रॉ करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है ओ पॉइंट पे। ऑब्जर्वर कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये हम लोग का बना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक इसी तरीके से मैं दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करूँगा और ये मानूंगा कि ये जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स एक्सेस के पैरेलल मूव करेगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे को एक्स मान लेता हूँ। ठीक हो गया, तो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बन जाएगा वाई डैश, ये बन जाएगा एक्स डैश और ये बन जाएगा जेड डैश, और यहाँ पे को जो ऑब्जर्व होगा ओ डैश। तो फिलहाल मेरे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। तो अब देखिए ये जो ओ डैश वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक, सॉरी ओ डैश वाला जो ऑब्जर्वर है, यानी ये इसको मैंने एस माना था, एस डैश माना था। एस डैश वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, सीधा पैरेलल मूव करेगा। तो जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा तो मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है वो v के बराबर है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v के बराबर है। अब अगर वेलोसिटी v के बराबर होगी तो हमने कोई ना कोई घटना लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई इंसिडेंट लेना पड़ेगा। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे कोई घटना घटती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ठीक है, ये वाले फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या बनेंगे, देखिए इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे x, y, z, टाइम का कोऑर्डिनेट बनेगा t। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ 4 डायमेंशनल स्पेस की। अभी समझाता हूँ ये 4 डायमेंशनल स्पेस किस तरीके से बनाया जाता है। दूसरा जो फ्रेम है एस डैश वाला, ये वाला फ्रेम एस डैश, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में अगर p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं लूँगा तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x डैश, y डैश, z डैश और t डैश। ठीक, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इतना क्लियर होगा जहाँ तक मुझको लगता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, कोऑर्डिनेट्स लेने का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड टी कोऑर्डिनेट लिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये जो पी पॉइंट है ये एस वाले फ्रेम से एक्स डिस्टेंस पे है, वाई में वाई डिस्टेंस पे है, जेड पे ये जेड डिस्टेंस पे है। तो ये जो पी पॉइंट होगा दरअसल वो कुछ इस तरीके से हवा में होगा यहाँ पे को, क्योंकि ये जो जेड एक्सेस है वो इस तरीके से बाहर को आएगी, तो पी पॉइंट कहीं यहाँ पे को इस तरीके से हवा में होगा। ठीक, और इस पी पॉइंट पे कोई घटना घटती है, तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल है कि ये एक बस है जो रुकी है, ये एक बस है जो चल रही है। ठीक है, इस बस में एक आदमी बैठा है, इस बस में भी एक आदमी बैठा है, और बाहर पे को कहीं पे को कोई एक घटना घटती है, कोई एक एक्सीडेंट होता है। मान लो 2 लड़के दारू पी के एक दूसरे को पीट रहे हैं, वो एक घटना है। तो अब होता क्या है
कि ये जो बस है, इस बस में जो पर्सन बैठा है वो भी उसको देखेगा, ठीक है, इस बस में जो पर्सन बैठा है वो भी उसको देखेगा, और दोनों क्या करेंगे, उसका वीडियो शूट करेंगे। खैर वीडियो शूट करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, फिलहाल फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरीके से बना। तो अब यहाँ पे को अगर मैं पी पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ से लेकर, सॉरी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी एक्स डैश, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की, या फिर यहाँ से लेकर इस पी पॉइंट तक की, ये जो पूरी डिस्टेंस आएगी कुछ इस तरीके से, इस पी पॉइंट तक की ये जो पूरी डिस्टेंस है ये है एक्स। अब देखिए इतनी डिस्टेंस है एक्स और इतनी डिस्टेंस है एक्स डैश, और मैंने निकाल दिया ये डिस्टेंस। अब देखिए अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस v वेलोसिटी से मूव करेगा, और टाइम को मैंने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए t लिया है, ठीक, तो होगा क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v के बराबर, ठीक। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, सॉरी डिस्टेंस के बदले में ऐसे ही रहने देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन की डिस्टेंस निकाल दिए, टाइम कितना ले रखा है t, तो डिस्टेंस कितनी निकल जाएगी, ये निकल जाएगी v इंटू टी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस निकलेगी ये निकलेगी v इंटू टी, ठीक हो गया। तो कुछ इस तरीके से। अब देखो इक्वेशन बनाना बड़ा सिंपल है, इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ये वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, इसके लिए हम लोगों ने इक्वेशंस बनानी है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पे को जो एक्स डैश है, एक्स डैश की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये वैल्यू निकालनी है। इस पूरे में से, इतने में से अगर मैं इतना घटा दूं तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो ये पूरा है एक्स के बराबर, इसमें से मैं इतना घटा देता हूँ, माइनस वी इंटू टी घटा दूंगा, तो बची हुई डिस्टेंस ये निकल जाएगी। तो यानी कि एक्स डैश इक्वल टू कितना निकलेगा, एक्स माइनस वी टी। तो ये बनी इक्वेशन 1। उसके बाद देखो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो एक्स एक्सेस में मूव कर रहे हैं, ठीक, तो वाई एक्सेस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे और ना ही जेड एक्सेस में कोई चेंज आने वाले हैं। मीन्स कि अगर मैं यहाँ वाई एक्सेस में एक पॉइंट लेता हूँ तो ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सेस में ये पॉइंट सेम हाइट पर रहने वाला है जितनी ये हाइट है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आगे भी पहुँच गया तभी भी ये पॉइंट सेम हाइट पर रहने वाला है। तो यानी कि वाई एक्सेस में कोई चेंज नहीं आएगा और जेड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी कि वाई डैश कितना होगा, वाई के बराबर होगा, और जेड डैश कितना होगा, जेड के बराबर होगा। और देखो कोई घटना अगर घट रही है तो वो इस फ्रेम के लिए भी उसी टाइम पे घटेगी जिस टाइम पे इस फ्रेम के लिए घटी। मीन्स एक बस रुकी है, उसके अंदर एक आदमी बैठे हैं, एक बस मूव कर रही है, ठीक है, उसके अंदर भी कोई आदमी बैठा है। बाहर पे को दो लड़के दारू पी के लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं, तो दोनों के लिए सेम टाइम पे होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बस वाले अंदर के लिए 8:05 में पीटा है तो मूविंग बस के लिए 8:10 में पीटेगा, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ठीक है, तो है क्या, जो घटना घटेगी वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होगी। तो यानी कि टी डैश इक्वल टू कितना होगा, टी। तो ये जो चार इक्वेशंस बनती हैं ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। कौन से केस में, जब एक्स एक्सेस, सॉरी, जब एक फ्रेम एक्स एक्सेस पे मूव करेगा, ठीक हो गया। अब देखिए अगर कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो फ्रेम है, दूसरा वाला फ्रेम, वो वाई एक्सेस पे मूव करेगा, तो वाई डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई माइनस वी टी आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक्स डैश इक्वल टू एक्स रहेगा, जेड डैश इक्वल टू जेड रहेगा, टी डैश इक्वल टू टी रहेगा। इन केस फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर जेड एक्सेस पे मूव करेगा
तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स डैश तो एक्स के बराबर रहेगा, वाई डैश वाई के बराबर रहेगा, जेड में चेंजेस आ जाएंगे, जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस वी टी आ जाएगा। ठीक है, इन केस ये जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये ना तो एक्स एक्सिस में मूव करे, ना तो वाई एक्सिस में मूव करे, ना तो जेड एक्सिस में मूव करे, ये रैंडमली, ठीक है, कुछ इस तरीके से हवा में मूव करने लग जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं इन तीनों को मिक्स कर दूंगा। इन तीनों को मिक्स करके मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स पे लिखूंगा। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स पे अगर लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, देखो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसके बदले में आर डैश लिख दूंगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू एक्स वाई जेड के बदले में क्या लिख लूंगा, आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर इंटू टी, ऐसा ही रहने वाला है। तो ये क्या बन जानी है, इक्वेशन बन जानी है। और टी डैश इक्वल्स टू उस केस में भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो ये जो इक्वेशंस बनती हैं ये इक्वेशंस हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।